जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 को, विच इज मोटिवेशन एंड इमोशन, उसे कंप्लीट करने वाले हैं बाय डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज से। 10 एमसीक्यूज होंगे इस पीडीएफ में हमारे या इस सेशन में, एंड 10 एमसीक्यूज का मार्क्स होगा 10। ओके, एंड यू ऑल आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज विथ मी। ठीक है, एक एक करके हम सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू पॉइंट्स, वन पॉइंट्स फॉर वन MCQs, and at the end, after completing the MCQ session, you have to write your marks in the comment section। ठीक है, अपने marks को comment section में लिखना, मुझे भी पता चले कि तुम लोगों का concept कितना ज़्यादा clear हुआ है। doubts होगा तो doubts मैं clear करते हुए ही चलूंगी। So let's get started with our first MCQs। What is motivation? Option number A क्या है? A temporary emotional state। Option B, a biological process only। Option C, a process that initiates, sustains and directs behavior। या Option D, a learned behavior। And the right answer of this question is a process that initiates, sustains and direct behavior is the right answer। Okay, question number 2 की बात करें, which of the following is the characteristics of motivation? Number A, it is always unconscious। Number B, it is goal directed। Option C, it is independent of behavior। या फिर Option D, it does not change over time। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज गोल डायरेक्टेड। यानी कि हम जानते हैं कि मोटिवेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये गोल डायरेक्टेड होता है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारी कुछ गोल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, हम लोग कॉलेज क्यों जाते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें कोई डिग्री मिल जाए पर्टिकुलर, या फिर हमें कोई जॉब मिल जाए अल्टीमेटली, राइट? कोई प्रोफेशन मिल जाए, कोई एक पोजीशन मिल जाए। सो दिस इज आवर मोटिवेशन, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग स्टडी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ऑल, राइट? So this is saying your example of motivation। एक और easy सा example, जैसे for example मैं पानी क्यों पी रही हूँ? because मुझे प्यास लगी थी, right? that's why I was doing the particular task। so motivation क्या होता है? it's something जो कि goal directed होता है, मतलब मैं जो भी कर रही हूँ तो उसके पीछे कोई goal छुपा होता है, right? that is your motivation का एक characteristics। next is क्वेश्चन नंबर 3, विच इज हंगर एंड थर्स्ट, किसका एग्जाम्पल है? कौन से टाइप ऑफ मोटिव का एग्जाम्पल है? योर ऑप्शन इज नंबर 1 साइकोसोशल मोटिव, नंबर 2 बायोलॉजिकल मोटिव्स, नंबर 3 सोशल मोटिव्स एंड नंबर 4 कॉग्निटिव मोटिव्स। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज yes, it is biological motives। Next comes question number 4. The need for achievement is an example of which type of motive? And again, this is very easy. Option A biological, option B psychosocial, option C cognitive, या फिर option D reflexive। And I hope कि तुम्हें तो इसमें 10 में 10 मिलेगा ही मिलेगा, मिलना भी चाहिए, right? So it is the example of psychosocial motives। Okay, who proposed the hierarchy of needs? किसने propose किया था hierarchy of needs को? And the right answer we all know। options are Sigmund Freud, ऑप्शन बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, या फिर ऑप्शन डी कार्ल रॉजर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स सजेस्ट, क्या हायरार्की ऑफ नीड्स सजेस्ट करती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन ए, ऑल नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड एट वंस, यानी कि सारी की सारी नीड्स एक ही बार में फुलफिल हो जानी चाहिए। ऑप्शन बी, लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल्स नीड। ऑप्शन सी, psychological needs are not important। and option D, self actualization is the lowest need। and the right answer of this question, यहाँ पे फंस सकते हो, but it is again still easy अगर तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो, right? and the right answer is option number B, lower level needs must be satisfied before higher level needs। यानी कि पहले तुम्हारा फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होगा तभी तुम दूसरे पे जाओगे, उससे पहले नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आता है भाई भूख। तुम्हें पैसा मिल जाए तो पैसा तो खा के तुम लोग नहीं रह सकते, रह सकते हो तो अलग बात है, बाय द वे। सो क्या होता है ना कि सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उतना मिलेगा, उसके बाद हमारे कुछ और डिजायर्स होते हैं। अगर वो नहीं मिला तो फिर उसी की डिजायर रह जाएगी, राइट? सो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड यही बता रही थी कि पहले नीचे वाले गोल्स फुलफिल हो जाए, उसके बाद ही ऊपर वाले गोल्स पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच नीड इज एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की, यानी कि कौन सा नीड जो है वो हाइएस्ट लेवल पे है इन द मैस्लोज हायरार्की नीड? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन बी एस्टीम नीड्स, ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी बिलोंगिंगनेस। तो तुम्हें बताना है कि उस नीड्स ऑफ हायरार्की के पिरामिड पे सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट लेवल वाला क्या था? एंड द राइट आंसर इज वेरी वेरी इजी, विच इज ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
राइट। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब तुम लोग क्या समझे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 8 की, दैट इज द नीड फॉर पावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब नीड ऑफ पावर किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल मोटिव, ऑप्शन बी साइकोसोशल मोटिव, ऑप्शन सी एन अनकॉन्शियस डिजायर, या फिर ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, एंड द राइट आंसर इज अगेन इजी, नीड ऑफ पावर पूछा है, किसका एग्जाम्पल है? यस, साइकोसोशल मोटिव का। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, इमोशंस आर बेस्ट डिफाइंड एज। इमोशन को किस तरीके से बेस्ट तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए ओनली फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर, या फिर ऑप्शन सी फिक्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या फिर ऑप्शन डी अनचेंजिंग रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स। यहाँ पे हम इमोशंस इज ऑल अबाउट जहाँ पे हमारा अराउजल होता है, कुछ सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, राइट, जो हम ही समझ सकते हैं, राइट। व्हाट इज माय करंट इमोशंस इज आई ओनली कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस इज योर इमोशंस, जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ आर्ट्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है जैसे पेंटिंग, डांस, राइट। सो दिस इज योर इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशन। इन सभी में से नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशंस कौन सा है? ऑप्शन ए physiological arousal, option B cognitive processes, option C expressive behaviors, या फिर option D reflexive responses. And the right answer is again very easy, which is reflexive responses. Okay, moving on to the next question, which is your homework question. First homework question है तुम्हारा, managing negative emotions effectively involves, यानी कि अगर तुम्हें negative emotions को manage करना है effectively तो इसमें क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, ignoring the emotions completely, तुम अपने emotions को completely ignore करते हो। ऑप्शन बी expressing emotions aggressively, या फिर ऑप्शन सी recognizing, understanding and regulating of emotions, या फिर ऑप्शन डी suppressing emotions permanently. And the right answer you have to guess in your mind. अभी तो नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी कैन डेवलप ड्यू टू। अब क्यों डेवलप हो सकता है, कौन से ऐसे रीजंस है या फिर कौन से ऐसे पॉइंट है जो ट्रिगर करता है PTSD को? ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू पॉजिटिव इमोशंस, ऑप्शन बी एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ऑप्शन सी लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर ऑप्शन डी एक्सेसिव इमोशनल स्टेबिलिटी। एंड द राइट आंसर यू हैव टू अगेन गेस इन योर माइंड एंड ऑप्शन राइट आंसर को तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। जो राइट आंसर होगा वो मैं उसे मैं हाईलाइट कर दूंगी या फिर पिन कर दूंगी, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। अब तुम्हें क्या करना है, सेशन को पॉज करना है। 10 आउट ऑफ कितना तुम लोगों ने स्कोर किया है अभी के अभी तुम लोग लिखो वीडियो को पॉज करने के बाद कि कितने स्कोर किया है तुम लोगों ने। लेट मी नो कि तुम लोगों का चैप्टर कितना क्लियर है, ठीक है। देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। You can also take a break if you want after the MCQ session and फिर हम लोग NCERT पे आराम से चलेंगे, ठीक है। Moving on to NCERT solutions of class 11 psychology, motivation and emotion. First question क्या पूछ रहा है? Explain the concept of motivation, यानी कि motivation क्या होता है इसको explain करो। Not more than 2 marks इस टाइप का question आ सकता है, ठीक है। So motivation क्या होता है? I've already discussed the term motivation जो है वो एक Latin word से आया है, इसका मतलब होता है movere, एंड इसका मतलब एज अ होल मोटिवेशन का क्या होता है? इज मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। मतलब मोटिवेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं टू टू अकॉम्प्लिश आवर गोल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आवर गोल इज टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज आवर मोटिवेशन, ठीक है। देन आ जाओ इसका एग्जाम्पल पे। तो जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम लोग स्कूल्स क्यों जाते हैं, कॉलेजेस क्यों जाते हैं, ताकि हमें अच्छी एजुकेशन मिले, नंबर 1। उसके पीछे हमें कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि हमें कुछ डिग्री मिल जाए एंड एट दी एंड हमें अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन मिल जाए सोसाइटी में। तो दिस इज आवर एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। क्या बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अभी हम लोग हंग्री हैं या फिर थर्स्टी हैं, ठीक है। सो अगर तुम लोग हंग्री हो तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊं आंसर पे, क्योंकि दीज आर द इंट्रोडक्टरी पॉइंट विच यू हैव टू राइट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट आंसर पे जाना। तो आंसर क्या है कि जब तुम्हें भूख लगती है, हंगर जब तुम लोग महसूस करते हो तो तुम्हारा स्टमक जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कहीं ना कहीं ग्लूकोज बॉडी में कम हो जाता है, फैट्स, प्रोटीन सब कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर नर्व्स जो है वो सिग्नल भेजते हैं लिवर के पास, ठीक है, एंड लिवर से सिग्नल जाता है ब्रेन तक, एंड फिर हमें पता चलता है कि हमें भूख लगा है। एंड आसपास अगर कहीं खाने की खुशबू हो,
या फिर कोई खाना खा रहा हो तो हमें भी भूख जैसा फील होता है, यू नो, वी स्टार्ट सिक्रीटिंग सलाइवा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कि तुम्हें भूख लग गया है, ठीक है, दैट इज सबूत ऑफ यू आर फीलिंग हंग्री, ओके। देन कम्स योर थर्स्ट। कैसे पता चलता है कि वी आर थर्स्टी? सो फर्स्ट क्या होता है कि पानी की कमी के हो जाने के कारण सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेट होने लग जाते हैं, फिर टिश्यूज डिहाइड्रेट होने जाने लग जाते हैं, होने लग जाते हैं, माउथ ड्राई हो जाता है। जब एट द एंड सेल डिहाइड्रेट हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हमें प्यास लगा है एंड वी गो ड्रिंक वाटर, ओके। सो यू ऑल्सो गो एंड ड्रिंक वाटर एंड पानी पीते पीते अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। How do the need of achievement, affiliation and power influence the behavior of adolescents? यानी कि कैसे ये जो need of achievement है, affiliation and power है, वो adolescents को कैसे affect करता है? एग्जाम्पल देके बताओ। चलो, सो नीड ऑफ एफिलिएशन को समझते हैं। नीड ऑफ एफिलिएशन हमें कम चाहिए होता है जब हम खुश हो, जब हम हेल्पलेस हों, मतलब जैसे कि हम जब बहुत ज़्यादा खुश हों, हम लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, तो हमें चाहिए होता है कि किसी के साथ हम शेयर करें अपनी खुशियों को। नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि कोई हमें मोटिवेट कर दे, दैट इज वन ऑफ द थिंग। देन कम्स योर, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, ठीक है, तो दैट टाइम ऑल्सो वी फील कि वी नीड समवन। सो दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल एडोलेसेंस करें, सो एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीयर प्रेशर फील करते हैं टू बिकम पॉपुलर, ठीक है, इन द स्कूल, इन द क्लास, हम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल इंटरेक्शन करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, दोस्त और ज़्यादा बनाते हैं ताकि हम क्या करें, पॉपुलैरिटी को गेन करें इन आवर क्लास, राइट, एक प्रॉपर स्टेटस हमें मिले इन द क्लास। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नीड फॉर अफिलिएशन, जिसमें हम लोगों से जुड़ते रहते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ अचीवमेंट मतलब क्या कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड अचीव करने के लिए हमें बहुत सी डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस को फेस भी करना पड़ता है एट द सेम टाइम। एंड हम अपने परफॉर्मेंसेस पर काम करने के लिए हमें फीडबैक्स को भी लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एडोलेसेंस को अच्छे मार्क्स चाहिए तो उन्हें क्या करना होगा, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। द एडोलेसेंस वांट टू, अब एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस को अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स के लिए वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग्स करता है एंड अल्टीमेटली उसे अच्छे मार्क्स तो चाहिए होते हैं बट साथ में प्रेज भी चाहिए होता है फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि वो नीड जो अचीवमेंट है वो उसे फील कर पाए। तो दैट इज योर नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर पावर की बात करें तो इट इज एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स लाइफ या फिर ओवर अदर्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, एडोलेसेंट्स वांट टू बिकम हेड स्टूडेंट्स या फिर मॉनिटर। जब हम लोग स्कूल में होते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होता है कि हम लोग मॉनिटर बन जाएं या फिर हेड गर्ल बन जाए, तो इससे क्या होता है ना कि हम लोगों पे ऑर्डर जमा सके, राइट। सो दिस इज योर नीड फॉर पावर। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। मैस्लोज की नीड हायरार्की को तुम्हें एक्सप्लेन करना है यूजिंग सर्टेन एग्जांपल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दो, ये 6 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दे दो कि मैस्लोज ने नीड हायरार्की दी थी, जिसमें उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन किया हुआ था नीड्स, जो कि इंसान की नीड, बेसिक नीड्स होती हैं एंड उसे टॉप पे पहुंचाती है, बेस पे क्या है, ऐड ऑन कर सकते हो इंट्रोडक्टरी लाइन। देन आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी पांचों के पांचों को एक्सप्लेन कर दो एंड एट द एंड कंक्लूजन दे दो। दिस इज गोना बी परफेक्ट फॉर योर 6 मार्क्स, ठीक है। अब जहाँ पे बात है एक्सप्लेनेशन का, तो फिजियोलॉजिकल नीड जैसे होता है हंगर, थर्स्ट। तो जैसे मैंने बोला था कि कोई पर्सन को तुम कुछ भी दे दो, लेकिन उसे जब भूख लगी उसे खाना नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स आती हैं, स्टीम नीड्स आती हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फाइनली होती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है, हंगर, थर्स्ट, राइट। सबसे पहले तो जैसे मैंने तुम्हें अभी फिजियोलॉजिकल नीड्स का एग्जांपल दिया, तो दिस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन, बट नीड्स, सेफ्टी नीड्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे हमें, अगर हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो गई तो अब हमें क्या चाहिए होता है, शेल्टर, कहीं रहने का जगह, ताकि हम प्रोटेक्टेड फील करें, ठीक है, सेफ फील करें फिजिकली। दैट इज आवर हाउस, राइट, आवर होम। देन कम्स योर बिलोंगिंगनेस नीड। उसके बाद हमारे पास घर भी है, खाना भी है, पानी भी है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ लोग चाहिए जिससे हम अपनी खुशी और अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे शेयर कर सकते हैं, राइट। सो देन हमें चाहिए होते हैं बिलोंगिंगनेस, हमारी फैमिली हो, राइट। सो दैट इज योर बिलोंगिंगनेस नीड। देन हमारी सेल्फ एस्टीम, अब हमारे पास खाना भी है, देन हमारे पास हाउस भी है, अपना खुद का घर है, फिर हमारे पास कुछ लोग भी है। अब हमें क्या चाहिए होता है कि हम कौन है, हमें क्या करना है, तो एक जॉब एज अ होल हमें चाहिए होती है, सोसाइटी में एक पोजीशन चाहिए होता है, स्टेटस चाहिए होता है, तो दैट इज योर एस्टीम नीड। देन कम्स योर नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट जहाँ पे तुम
अच्छा खासा सोसाइटी में कमा भी रहे हो और उसके बाद फिर तुम्हारी स्टेटस भी हो गई है, ठीक है, तुम्हारा गोल अचीवमेंट हो गया है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल अबाउट जब तुम क्या कर रहे हो, क्रिएटिविटी कर रहे हो, मतलब अपने जॉब से उठ के कुछ अलग काम कर रहे हो, राइट, टू गेन, टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, टू फाइंड योर ओन हॉबीज इन डिटेल, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बुद्धा को कंसिडर किया जाता है टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एंड एनलाइटेंड पर्सन, बिकॉज वो उस स्टेज पे पहुंच गए थे जहाँ पे उनको खुशी, दुख, ये सारी चीजें फील नहीं होती थी। दैट इज ऑल्सो समहाउ और द अदर रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंसेस द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अब देखो कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन का। इसका एग्जाम्पल क्या है ना, बेसिकली हमारे कल्चर टू कल्चर वेराई करता है कि हम कैसे अपने इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे शो करते हैं कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे इमोशंस क्या है। अब इसका इंटरनेशनल एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी पता चलेगी तुम्हें। नॉन वर्बल जनरली हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है या जो हमारे इमोशंस है वो नॉन वर्बल होता है एंड कल्चर टू कल्चर वेराई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो चाइना का। चाइना में अगर हैंड क्लैप करता है, कोई ताली बजाता है, तो इसका मतलब ये होता है वरी या फिर डिसअपॉइंटमेंट, ओके। एंड एंग्री, अगर कोई गुस्सा है तो वो हंसता है, ठीक है। सो दैट इज योर चाइना का कल्चर, जहाँ पे चाइना के कल्चर में इन सारी चीजों से ये एक्सप्रेस होता है, ये सारे इमोशंस ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो कोई इंसान वहां हंस रहा होता है ना, तो समझ लो कि वो गुस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ इंडिया के कल्चर में। तो इंडिया के कल्चर में हम लोग हंस रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग गुस्सा है ऐसा नहीं होता है, बल्कि हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, मतलब खुशी होता है, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स स्टिल पर्सन टू पर्सन। वेर एज जनरली इंडिया में कंसिडर किया जाता है साइलेंस जो है वो डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है। एंड वेर एज अगर वेस्टर्न कंट्रीज में बात करें तो सेम जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं इम्ब्रेसमेंट को शो कर रहा होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 विच इज why it is important to manage negative emotions and suggest the way to manage negative emotions। जैसे मैंने बोला था एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब नेगेटिव इमोशंस अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज नहीं करते हैं तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, यानी कि हमारे फैमिली के साथ रिलेशंस, फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस, ये खराब हो जाते हैं एक तरीके से। देन क्या होता है कि हम एंशियस हो जाते हैं, मतलब अगर ये जो स्ट्रेस है, नेगेटिव इमोशन है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक है तो हम एंशियस फील करेंगे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, ठीक है। सो एंड हमारे हेल्थ भी उससे अफेक्टेड होता है, राइट। सो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज वाई मैनेजिंग द और कंट्रोलिंग द इमोशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब क्या वेज होते हैं टू मैनेज द नेगेटिव इमोशंस। सबसे पहले अपने आप को जानना होता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होता है, फिर सिचुएशन को अप्रेज, मतलब पॉजिटिव सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करनी चाहिए हमें। सेल्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करो, क्या कब कर रहे हो, लाइक दिस। एंगेज करो इन सेल्फ मॉडलिंग, अपने आप को प्रेज भी कर दिया करो कभी कभार, जैसे रीइंफोर्समेंट दे दिया करो कि आज इतना पढ़ना था तुमने पढ़ा, तो अपने आप को कुछ गिफ्ट दे दो, राइट, एक मूवी दे दो या फिर चॉकलेट दे दो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, अपने सोच को मीनिंग प्रोवाइड करो पॉजिटिवली, राइट। डेवलप अ नर्चरिंग गुड रिलेशंस एंड हैव एम्पैथी फॉर अदर्स, अपने सर्कल को देखो कि पॉजिटिव सर्कल है, नेगेटिव सर्कल है, वो भी बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है। पार्टिसिपेट करो कम्युनिटी एक्टिविटीज में या सर्विसेज में, जिससे तुम्हें पता चले कि जिससे तुम दूसरों का भी हेल्प कर सको और अपना भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाता है हमारा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which is question number 1, why is the need for achievement important in academic and professional life। हमारे academic और professional life में achievement का क्यों importance होता है, explain करो। बेसिकली ये हमारे परफॉर्मेंस को हेल्प करता है, ठीक है। क्या अचीवमेंट, इंडिविजुअल जिसके पास नीड फॉर अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है। सेट हायर स्टैंडर्ड्स, बड़े बड़े गोल रखता है एंड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए उस गोल को पाने की पूरी कोशिश करता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रमोट्स गोल सेटिंग। अब हम रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग गोल्स को पाने के लिए एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ प्लान्स भी बनाते हैं, राइट। बूस्ट करता है मोटिवेशन, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चैलेंजेस हो, हम अपने फोकस को हिलने नहीं देते हैं अगर हमारे अंदर उस लेवल की हंगर है फॉर अचीवमेंट। देन एनकरेजेस इनोवेशन, हम लोग को अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करने में हेल्प करता है, व्हाट नीड फॉर अचीवमेंट, राइट। दिस आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यहाँ पे तुम्हें बताया भी हुआ है आंसर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। एक इंट्रोडक्शन है, फिर मेन बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि किस वे में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज द लिमिटेशन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स,
जो कि एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखने वाली बात है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड हम लोगों ने कितनी बार पढ़ी, लेकिन हम लोगों ने ध्यान दिया कि मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स में लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, लैक द एम्पिरिकल सपोर्ट, यानी कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन कि एग्जैक्ट यही ऑर्डर में काम होता है। नंबर 2, कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि ये वेस्टर्न सेंट्रिक है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में बना हुआ है एंड वेस्टर्न कल्चर्स को ही फोकस करते हुए ये बना हुआ है, हर सोसाइटी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 क्या है, ओवरलैपिंग नीड्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बेसिक नीड्स फुलफिल है, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल है, सेफ्टी नीड्स फुलफिल है एंड वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी नीड्स बहुत ज्यादा फुलफिल नहीं है बट फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच सकता है। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ले लो, बहुत से सेंट होते हैं जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं होती है, जैसे कि उनका घर नहीं होता, उनकी उनकी खाने पीने का भी व्यवस्था ठीक से नहीं होता, बट फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एनलाइटनमेंट के रास्ते पे पहुंच जाते हैं, राइट। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन जो कि इंडियन सोसाइटी में हम लोग देख सकते हैं। सो ये एग्जैक्ट ऐसा फॉलो हो रहा है ऐसा भी नहीं है, राइट। दैट इज द थिंग। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो लोगों पे मतलब डिफरेंट है, वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मान्य ही है कि ये रूल्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो इट। रूल्स लिखा हुआ है बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन एंड फॉर एवरी सोसाइटी, इट वेराइज। दिस इज व्हाट इज ऑल द लिमिटेशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की। कंक्लूजन दे देना एक तो, ठीक है, एंड देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस में। इंट्रोडक्शन दे देना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम क्या करते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड अपने इमोशंस को बहुत इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम लोग इसके बारे में, या इसी ईयर, एक्चुअली इसी ईयर पढ़ोगे। मेन बॉडी, अब इसका आंसर का मेन बॉडी क्या बोल रहा है, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस कनेक्टेड है विथ मैनेजिंग स्ट्रेस। अगर हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, राइट। सेल्फ रेगुलेशन, हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं इन वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एम्पैथी एनहांस करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हम दूसरों की भी पोजिशंस को समझ पाते हैं। सोशल स्किल्स में हेल्प करता है, यानी हमारे कम्युनिकेशन को, ऑन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क को हेल्प करता है या बूस्ट करता है, इनकरेज करता है एज अ होल यू कैन से। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो हम लोग फैमिली में या फिर कहीं भी हैं हम लोग, तो हम अपने सिचुएशन को बहुत आराम से संभाल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस को डील करने में, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेस किस चीज़ का होता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम अवेयर हैं, हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन हैं, सो इट इज़ नॉट गोना अफेक्ट अस, राइट। सो दैट इज ऑल इट इज सेम। Then comes describe the impact of stress on physical and mental health। अगर हम लोग स्ट्रेस, हम लोग के हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसका एग्जाम्पल दो। सो बेसिक एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल हेल्थ, हमारे अगर हम जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, हार्ट डिजीज हो जाना। बेसिक एग्जाम्पल क्या है ना कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। नंबर 2, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे लॉन्गर का टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम का स्ट्रेस है, बहुत लॉन्ग टाइम से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की भी चीजें हो सकती हैं। तीसरा क्या है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है, डिसीजन हम लोग ठीक से नहीं ले पाते हैं। बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, देन ठीक से किसी से बात नहीं करते, ओवर हीटिंग हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, राइट। सो ऑल दिस कम्स, सब्सटेंस अब्यूज भी हो जाता है, जहाँ पे एडिक्टिव हो जाते हैं टू अल्कोहल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट कम्स योर केस बेस्ड क्वेश्चन, जो जनरली तुम लोग चाहते हो कि बने। फिफ्थ क्वेश्चन विच इज नेहा, अ क्लास 12 स्टूडेंट, उसको इंटेंस नर्वसनेस होती है एग्जाम से पहले एंड बहुत डिफिकल्ट होता है फोकस करने में, सो नहीं पाती एग्जाम से पहले, पैनिक करने लग जाती है टेस्ट से पहले एंड इतने अच्छे से पढ़ने के बाद भी वो सब कुछ भूल जाती है एग्जाम हॉल में जाते ही। तो अब तुम्हें बताना है कि उसे कौन सी प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन नेहाज कंडीशन आइडेंटिफाई करो कौन से साइकोलॉजिकल इशू से है। तो नंबर 1 उसका आंसर क्या होगा, उसे है एग्जामिनेशन एंजाइटी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन सिम्टम्स बताओ, तो तुम सिम्टम्स बता देना, कोई भी कॉमन सिम्टम्स इन सभी में से, जिसे कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें दिया भी हुआ है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम, स्वेटिंग, हेडेक, right, sleep disturbances, all these things you can mention over here. Third question which is 2 strategies बता दो, तो 2 strategies तुम लोग दे सकते हो। पहला है तुम्हारा रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यानी कि उसे डीप ब्रीदिंग करने को बोलना चाहिए, मेडिटेशन कराना चाहिए, उससे योगा कराना चाहिए, इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग, उसे
कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करना चाहिए एंड अपने लास्ट मिनट स्ट्रेस को डील करने के लिए कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, कुछ प्लान्स बनाने चाहिए एंड ऑल्सो अपने पढ़ाई को लेकर भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग वगैरह सब कुछ करनी चाहिए. ओके. Then comes your question number 6, which is case again, जहाँ पे अमित एक कॉपरेटिव एम्प्लॉय है, उसे बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है टू एक्सप्रेस इमोशंस, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील होता है लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद कलीग्स. ठीक है. His manager advises him to work with his emotional intelligence to improve team work. यानी कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी पे भी भड़क जाता है, झगड़ा बहुत आसानी से हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता रहता है लाइक दिस. तो अब तुम्हें बताना है कि अमित कौन सा प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो कि आंसर लिखा हुआ है इमोशनल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है उसे, राइट. सो emotional regulation is the actual problem of Amit. How can emotional intelligence help Amit handling workplace situations? So इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे उसे हेल्प हो सकती है? अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाता है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा पाएगा एंड सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट. यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो उसका रिलेशन, तो उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा इससे. ठीक है. सो यू कैन राइट इट डाउन ओवर हियर. थर्ड क्वेश्चन इज सजेस्ट करो 2 टेक्निक जिससे अमित जो है वो अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सके, सो या एक्सप्रेस कर सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव लिसनिंग, उसे अच्छे से सुनना चाहिए, बोलने से पहले बहुत अच्छे से सुनना चाहिए. एंड दूसरा, आई स्टेटमेंट्स को यूज करना चाहिए टू एक्सप्रेस द इमोशन कंस्ट्रक्टिवली विदाउट blame. Okay, so with this we have completed our discussion and finally I can say that we have completed the whole chapter of motivation and emotion. हम लोगों ने चैप्टर को समझा बाय वन शॉर्ट लेक्चर, फिर चैप्टर को रिवाइज भी किया बाय रैपिड रिविजन सीरीज. उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर का फुल एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, उन सभी को डिस्कस किया. एंड जैसे कि चैनल पे अभी रिसेंटली 2 वीडियोस आए हैं तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तो आई होप दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन. एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय. उससे पहले एक और बात सुन लो, टेलीग्राम चैनल पे तुम लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से तुम लोग इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो ऑफ दिस पीडीएफ. ओके. एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी इन वेरी लेस टाइम. ओके. सो टिल देन टेक केयर, बाय.